हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। क्रैक यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2022 की सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं अगले सेट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बात करेंगे अगले 10 क्वेश्चंस की। जैसे कि आपने देखा, अभी तक हम 500 क्वेश्चंस को पूरा कर चुके हैं। उसके आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसा प्रॉमिस किया, 1000 क्वेश्चंस पूरे होंगे। करंट अफेयर्स भी यहाँ पे कवर किया जाएगा। एनवायरमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट सोर्सेज जिसमें हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस योजना जैसी चीजें जो है हम कवर करेंगे। ये क्वेश्चंस जो हैं वो 2022 में आने वाले प्रीलिम्स की या फिर 2022 के जो बाकी एग्जाम्स हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। इसमें से बहुत सारे हिस्ट्री क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर वाले भी मिलेंगे, जिससे हम फैक्ट्स का रिवीजन करते चलेंगे। अब देखिए, आपको मेरी वीडियो के पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन 501 की। इंडिया में पहला बैंक जो है लिमिटेड लाइबिलिटी का, वो किसने मैनेज किया था? कौन से या फिर कौन सा ऐसा बैंक है जो इंडियंस द्वारा मैनेज किया गया था और जिसमें एक लिमिटेड लाइबिलिटी थी इंडियंस की? अब 1881 में इस बैंक को फाउंड किया गया था। हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, पंजाब सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, अवध कमर्शियल बैंक पहला ऐसा बैंक था जो फुल्ली मैनेज्ड बाय इंडियंस था। इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उसपे सब इंडियंस बैठे थे। तो ये 1881 में फाउंड किया गया अवध के फैजाबाद रीजन में, और 1958 तक चला। उसके बाद ये बैंक फेल हो गया, इसे बंद कर दिया गया। तो अवध कमर्शियल बैंक जो है वो पहला इंडियन बैंक बनता है। ठीक है, इसकी लिमिटेड लाइबिलिटी थी और लगभग इंडियन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सारे यहाँ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो इंडियंस थे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग, हु अमंग द फॉलोइंग यूज द फ्रेज अन ब्रिटिश टू क्रिटिसाइज इंग्लिश कॉलोनियल कंट्रोल ऑफ इंडिया? बहुत सिंपल है। ये किताब में लिखा गया था, एक किताब आई थी कि पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। तो उसमें यहाँ पे दादा भाई नारोजी का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। किताब उन्होंने ही लिखी थी, तो ही वॉज द ऑथर ऑफ द बुक। तो यहाँ पे सी आंसर है। लेकिन बात कर लेते हैं आनंद मोहन बोस की भी। एक पर्सनालिटी है इंपॉर्टेंट। बदरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता की हम आगे क्वेश्चंस में फिर से बात करेंगे। तो अभी आनंद मोहन बोस के बारे में भी कुछ जान लेते हैं, जो कि इसका आंसर नहीं है, बट हाँ, हमें ये फैक्ट पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि जब मैं यहाँ क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, तो कुछ ऐसे फैक्ट्स भी मैं आपको कराता चलूंगा जो आपका रिवीजन कराएगा। तो जैसे आनंद मोहन बोस की बात करें तो पहले रैंगलर थे, यानी पहले रेंजर थे। वो लाइफ स्टॉक को मैनेज करते, रैंच चलाते थे। लीडर थे ब्रह्मो समाज के, पाइनर थे फ्रीडम मूवमेंट के लिए। एजुकेशनिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे। ये आप बंगाल में पैदा हुए थे। इनकी स्कूलिंग के बाद ये चले गए थे लंदन, और वहीं से ये पूरा रेनेसां मूवमेंट को सीख के आए थे। उन्होंने इस रेनेसां मूवमेंट को बंगाल में इंट्रोड्यूस, मतलब बंगाल में इसको आगे बढ़ाया था। अब जब ये आए भारत में, तो एक पब्लिक करियर भी था इनका सुरेंद्रनाथ बनर्जी और शिवनाथ शास्त्री के साथ। ठीक है, तो एक पब्लिक करियर में रहे। ये उस समय देवेंद्र नाथ टैगोर के कॉन्टैक्ट में आए, केशव चंद्र सेन के कॉन्टैक्ट में आए, और साथ ही साथ इन्होंने एक स्वदेशी मूवमेंट को भी स्टार्ट किया और काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव रहे फ्रीडम मूवमेंट में। तो इंटेलेक्चुअल फ्रीडम मूवमेंट में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था वेस्ट बंगाल से। तो याद रखिएगा, नाम है आनंद मोहन बोस। चलते हैं 503 की तरफ। रेफरेंस टू रेतवारी सेटलमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रेतवारी की बात कर रहे हैं हम। रेंट वाज पेड डायरेक्टली बाय द पीजेंट्स टू द गवर्नमेंट। रेंट जो है सीधा पीजेंट से गवर्नमेंट पे जाता था। इंटरमीडिएट्स हटा दिए गए थे। याद है, हमने कल भी इस बारे में डिस्कशन किया था। गवर्नमेंट ने पट्टास दिए रैट्स को, और लैंड जो है वो सर्वे की गई और असेस की गई टैक्स कलेक्ट करने से पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑल आर करेक्ट। तीन प्रिंसिपल मेथड पे रेवेन्यू कलेक्शन किया गया। ठीक है, तो ये रेतवारी सिस्टम है। तीनों ये प्रिंसिपल मेथड्स ठीक है आपके। ये प्रेवलेंट था साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा। स्टैंडर्ड सिस्टम बना मद्रास प्रेसिडेंसी का, और प्रेजेंट डे तमिलनाडु में और जो आज का नेबरिंग स्टेट्स है वहाँ पे, मतलब जो पूरा मद्रास प्रेसिडेंसी का एरिया था, वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस और सक्सेसफुल हुआ उस एरिया में। चलते हैं 504 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय दादा भाई नारोजी टू द कॉज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज दी। क्या था इसमें दादा भाई नारोजी का इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन? इन्होंने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश को इन्होंने एक्सपोज किया। इंटरप्रेट किया एंशिएंट टेक्स्ट को, और सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ इंडियंस को रिस्टोर किया। स्ट्रेस किया कि रेडिकेशन होना चाहिए सोशल इविल्स का। ठीक है, दादा भाई नौरोजी इकोनॉमिस्ट बाय प्रोफेशन। तो ये किताब लिखते हैं। ठीक है, उस किताब में ये एक इकोनॉमिक क्राइसिस को एक्सपोज करते हैं। तो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। इनफैक्ट आपने देखा कि सबसे पहली नेशनल इनकम कैलकुलेशन भी इन्होंने की थी, और ये नेशनल इनकम कैलकुलेशन कौन से मेथड पे की गई थी? जेल मेन्यू मेथड पे। याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने जेल मेन्यू मेथड पे इस इनकम कैलकुलेशन को किया था। ठीक है, तो 1867 में दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी, ड्रेन ऑफ वेल्थ। उसमें लिखा किस तरह से ब्रिटिशर्स ड्रेन कर रहे हैं भारत को। इंडिया का एक बहुत बड़ा जो वेल्थ है, उसका एक पोर्शन जो है ब्रिटिशर्स अपने कंजम्पशन में ले जा रहे हैं, और वो यहाँ से लंदन शिफ्ट कर रहे हैं उस वेल्थ को। इसमें उन्होंने 6 फैक्टर्स के बारे में बात की। एक्सटर्नल रूल एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, फंड्स एंड लेबर नीडेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए,
दूसरा, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे ब्रिटेन जो है इंडियन एक्सपेंसेस पे ले चला रही है। सबसे ज़्यादा इंडिया जो है ब्रिटिश की टेरिटरी के इनसाइड एंड आउटसाइड, मतलब जो ब्रिटिश टेरिटरीज बाहर हैं, भारत के बाहर हैं, उसके उसका बर्डन भी, उसका एक्सपेंसेस भी बेयर कर रहा है। सबसे ज़्यादा इंडिया को यहाँ पे फर्दर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है इन द नेम ऑफ फ्री ट्रेड। और मेजर अर्नर जो है इंडिया में वो ब्रिटिश रूल में फॉरनर्स ही हैं, भारतीयों को कुछ नहीं मिलता, सारी इनकम फॉरनर्स करते हैं और वो सारा पैसा लेके चले जाते हैं। ठीक है, और इंडिया पे कोई पैसा नहीं बच रहा है। तो उन्होंने इस तरह से इकोनॉमिक एनालिसिस किया और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को लिखा। बेथ्यून कॉलेज किसने फाउंड किया था? इसमें से कौन थे बेथ्यून कॉलेज के फाउंडर? जो भी बेथ्यून कॉलेज के फाउंडर थे वो रेनेसां मूवमेंट के एक इंपॉर्टेंट पिलर भी थे, है ना? उन्हीं से रेनेसां मूवमेंट बंगाल में स्टार्ट हुआ। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आईसी विद्यासागर की हम बात करेंगे, पिलर थे बंगाल रेनेसां का। उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स को कंटिन्यू किया जो राजा राम मोहन रॉय छोड़ के गए थे। तो याद रखिएगा, राम मोहन रॉय के बाद आईसी विद्यासागर ने कमान संभाली। उन्होंने बेथ्यून कॉलेज के थ्रू लोगों को पढ़ाना शुरू किया। बेथ्यून कॉलेज में रेनेसां वाली पढ़ाई कराई गई। ठीक है, तो ये वेल नोन राइटर थे, इंटेलेक्चुअल थे, स्टॉन्च सपोर्टर थे ह्यूमैनिटी के। इनकी एक पर्सनालिटी थी जो ब्रिटिश, उस समय की इनकी जो पर्सनालिटी थी ब्रिटिश भी बड़ी रिवर करती थी। इन्होंने रेवोल्यूशन लेके आया बंगाल के एजुकेशन सिस्टम में और बंगाली लैंग्वेज को काफ़ी रिफाइन किया। इनफैक्ट इनकी एक बहुत फेमस किताब है बोर्नो पोरिकॉय। ठीक है, तो दैट इज इंट्रोडक्शन टू द लेटर्स ऑफ बंगाली, जो कि बंगाली अल्फाबेट्स के बारे में पढ़ाती है। ठीक है, आज भी स्कूल्स में ये किताब चलती है बंगाल्स के। अब टाइटल विद्यासागर इनको मिला, ठीक है, ओशन ऑफ नॉलेज, ये इनको दिया गया था क्योंकि इनके पास एक काफ़ी बड़ी नॉलेज थी। इनफैक्ट एक पोइट थे माइकल मधुसूदन दत्ता, उन्होंने ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में लिखा भी कि एंशिएंट सेज वाला विजडम था इनमें, एनर्जी थी इंग्लिशमैन वाली, और हार्ट था इनमें बंगाली मदर वाला। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट भी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ये है आईसी विद्यासागर की एक पर्सनालिटी का डिस्क्रिप्शन। चलते हैं 506 पे, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द लिस्ट। बहुत सिंपल है। थियोसॉफिकल सोसाइटी सबको पता है, ठीक है, सिंपल है। लंदन इंडियन सोसाइटी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना? सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले सामने लिखा हुआ है ये। अच्छा, अब बात आती है कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, कंफ्यूजन है। देखो, हमें एक तो पता है, एकदम परफेक्ट है, तो चलो एलिमिनेट करते हैं। तो ए मतलब 3, तो 3 का मतलब अब आपके पास बचे ये दोनों। अब बात आता है बी, बी का मतलब 1 अपने आप आ गया, तो बी से आपको 1 क्लैरिटी आ गई कि लंदन इंडियन सोसाइटी दादा भाई नारोजी ने फाउंड की थी। अब बचता है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, इन दोनों में लेके कंफ्यूजन है। तो देखिए यहाँ पे सी का है 4 सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी और डी का है आपका 2 लाला लाजपत राय। ठीक है, तो याद रखिएगा सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी वो है आपका गोपाल कृष्ण गोखले और सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी है लाला लाजपत राय का। तो इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। Who among the following set up आत्मीय सभा इन कैलकाटा? 19th सेंचुरी में आत्मीय सभा किसने स्टैब्लिश की थी? राधाकांत देव, राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद विद्यासागर, देवेंद्र नाथ ठाकुर। ठीक है, तो यहाँ पे राम मोहन रॉय जो है, आत्मीय सभा एक फिलोसफिकल डिस्कशन था, राम मोहन रॉय 1815 में इन्होंने स्टैब्लिश किया। अब यहाँ पे डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते थे फ्री और कलेक्टिव सोशल रिफॉर्म्स की। रेनेसां की बात करें तो आत्मीय सभा में क्या हुआ, 1815 से एक रेनेसां का मूवमेंट जो है शुरू हुआ और कहा जाता है यहीं से बंगाल का मॉडर्न एज भी था। तो बंगाल का मॉडर्न एज भारत के मॉडर्न एज से पहले आ गया था, तो बंगाल रेनेसां से ही भारत का रेनेसां हुआ, ये बात हम सब जानते हैं। अब ये सोसाइटी मतलब 1823 से ही एसोसिएशन जो है वो डिफंक्ट होने लग गई। तो राम मोहन रॉय आत्मीय सभा से रिलेटेड थे। अब ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ऑफ इंडिया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड। क्यों फाउंड किया गया था? कैरिंग रिसर्चेस इनटू पास्ट हिस्ट्री एंड एंटीक्स ऑफ इंडिया, एंटीक्विटीज ऑफ इंडिया, examine the policy of colonial discrimination against the Indians, developing English education and carrying out social reforms. एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सबसे बड़ी बात है, ये स्टैब्लिश की गई थी जिससे कि आप ब्रिटिश रूल के बारे में रिसर्चेस, मतलब पास हिस्ट्री के बारे में रिसर्चेस कर सकें और बता सकें कि ब्रिटिश रूल ने कैसे भारत को खराब किया, है ना? इसको बेसिकली कहा जाता है ओरिएंटल रिसर्च के बारे में भी। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन था, कंपनी रूल ने इसको स्टैब्लिश किया, तो इससे कई बातें बाहर आई। उस समय तो इन लोगों ने रिसर्चेस की तो पता चला कि कैसे हम एक रूल को यहाँ पे या फिर इस रूल ने इस पूरी सोसाइटी को खराब किया। इसके जो फाउंडर थे विलियम जोन्स थे, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने फोर्ट विलियम में इसको फर्दर स्टडीज को चलाया। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है वो कॉलोनियल पीरियड में आई थी, ब्रिटिशर्स द्वारा आई थी, ये ध्यान रखना, ठीक है, गवर्नमेंट की थी। और ओरिएंटल रिसर्च इन्होंने काफ़ी ज़्यादा की, तो ईस्टर्न रिसर्च की, रिसर्च इनटू इंडिया सराउंडिंग रीजन्स की, और पता चला किस तरह से भारत एक ग्लोरीफाइड नेशन था, बहुत ज़्यादा ग्लोरी थी भारत की ब्रिटिशर्स के आने से पहले। अब बात आती है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का फाउंडर कौन था? अभी अभी हमने बात की थी, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है।
पुणे में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले जो है उन्होंने फॉर्म किया था। ठीक है, तो अल्टीमेटली डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को छोड़ के उन्होंने गोखले साहब ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को फॉर्म किया। अब इसमें था क्या क्या एग्जैक्टली, एजुकेटेड इंडियंस थे काफ़ी ज़्यादा। ये अल्टीमेटली प्रमोट करना चाहते थे सोशल और ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें अप्पाजी द्रविड़ थे, गोपाल कृष्ण थे, दियोदर थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, अनंत पटवर्धन थे। तो आइडिया बस यही था इन सब का, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का, कि हमें क्या करना है, ओवरथ्रो करना है ब्रिटिश रूल को, कैसे सोशल और ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। तो ये इन इन एजुकेशन कैंप्स को प्रमोट करते थे, सैनिटेशन, ऑपरेशन ऑफ वुमेन, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन बाय डोमेस्टिक अब्यूज। तो इस तरह से एक तरह से क्या करते थे, सोसाइटी का रिफॉर्म कर रहे थे। और सोसाइटी के रिफॉर्म से ये अल्टीमेटली चाहते थे पहले तो इमेंसिपेशन हो लोगों का, और फिर इमेंसिपेशन जब लोगों का हो पाए तो वो समझ पाए कि किस तरह से ये जो हमारी सोसाइटी है वो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, डिवाइडेड है, ठीक है, बहुत पेट्रियार्कल है। पहले लोगों का इमेंसिपेशन हो, फर्दर फिर आगे जब लोग सोशली एक्टिव हो जाएं, सोशली एम्पावर्ड हो जाएं, फिर वो मिल के लड़ सकें आगे जाके। ठीक है, सबसे पहले तो अपने इंटरनल ईविल से लड़ना है। तो याद रखने वाली बात है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है वो सोसाइटी के इंटरनल ईविल से लड़ने के लिए लाया गया था। तो अल्टीमेटली ये गोल था कि पहले आप इंटरनल ईविल से लड़िए, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे। अब बात आती है फाउंडेड द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकाटा। फोर्ट विलियम कॉलेज कैलकाटा में किसने फाउंड किया था? बहुत सिंपल है, यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो लॉर्ड वेल्सली, इंपॉर्टेंट है, वेल्सली ने इनफैक्ट 1800 में लेके आए थे, गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया थे लॉर्ड वेल्सली, इन्होंने इसको फाइनली फॉर्म किया। यहाँ पे हुआ क्या, एक तरह से ना ये एलबीएस लपसना था उन लोगों का। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में लॉर्ड वेल्सली ने ब्रिटिश ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग स्टार्ट कराई। ठीक है, इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रेन किया जाए उनको, डेवलपमेंट कैसे मतलब कैसे सीख पाए बंगाली, उर्दू, सबसे बड़ी बात है टीचिंग्स, ट्रांसलेशंस को ऑर्गेनाइज किया गया, और लगभग लिंग्विस्टिक्स को यहाँ पे एम्प्लॉय किया गया, जिससे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो सीख पाएँ लोकल लैंग्वेज और डेवलपमेंट में आगे बढ़ पाएँ। ठीक है, तो ये एक पूरा का पूरा प्रावधान था इस फोर्ट विलियम कॉलेज के फाउंड करने का लॉर्ड वेल्सली द्वारा। तो याद रखिएगा, लॉर्ड वेल्सली इज एसोसिएटेड विद फोर्ट विलियम कॉलेज। तो डब्ल्यू से विलियम, डब्ल्यू से वेल्सली, इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। आशा करता हूँ क्वेश्चंस क्लियर हैं, समझ में आ रहे होंगे, इनके पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।